मैं शक्ति दुबे, आई एम फ्रॉम नौगांव इंजीनियरिंग कॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से रोजगार के काफ़ी सारे रास्ते बंद हो गए हैं और अवसर भी बहुत, रोजगार के जो अवसर हैं वो भी बहुत कम हो गए हैं, जिसकी वजह से युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की एक स्कीम चलाई है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है, जिसके लिए हम सभी को उनके प्रयास को सफल बनाने के लिए काम करना चाहिए। तो हम यहाँ पर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कुछ व्यवसायों की बात करेंगे, जिसमें हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं स्वयं के रूप में। एज अ सिविल इंजीनियर, मैं यहाँ पे भी सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँगी। एज अ सिविल इंजीनियर हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं। हम अपना व्यवसाय करें एज अ एंटरप्रेन्योर, सेकंड किसी प्राइवेट फर्म को ज्वाइन करें और उसके अंडर में हम एज एन एम्प्लॉय वर्क करें, या फिर किसी गवर्नमेंट बॉडी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बॉडी से जुड़कर वहाँ पर हम अपनी जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करें। ठीक है। जैसा सबको पता है कि कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारी जो करंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से बहुत कम हो गई, बहुत लिमिटेड हो गई है। तो इसकी वजह से जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसके अंतर्गत हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करें एज एन एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत हम स्वयं का व्यवसाय अपने फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं। वो आप बड़े पैमाने पे भी कर सकते हैं, मीडियम फाइनेंस या मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज की आप बड़े पैमाने पर स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज पर जा सकते हैं या मीडियम इंडस्ट्रीज पर जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें आप अपना स्वयं का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। फ्रेश इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स यदि उनमें काफ़ी सारा एंथुसियाज्म है नया बिजनेस स्टार्ट करने का, तो वो बहुत इजीली नए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं यदि वो सही तरीके से आगे बढ़ें तो। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें आप स्वयं के बिजनेस को ओपन कर सकते हैं। जैसे रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फील्ड, आप एमएक्स रोड पर वर्क कर सकते हैं, ऑटोकैड पर वर्क कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, डिजाइन्स प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग। रेलवे डिपार्टमेंट, आप रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स में, लेवलिंग वर्क में, एज अ सर्वेयर एटसेट्रा। बहुत सारे वर्क हैं जहां पर आप एज अ सिविल इंजीनियर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी स्ट्रक्चर, ब्रिजेस एंड डैम्स की डिजाइन कर सकते हैं, सीवेज सिस्टम, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयरफोर्स, नेवी, आर्म्ड फोर्स एटसेट्रा। एज अ सर्वेयर वर्क कर सकते हैं आप इन स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पर आप डिजाइनिंग और सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड्स की डिजाइनिंग कर सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल डेटा सेंटर के साथ आप वर्क कर सकते हैं फॉर फ्लड फोरकास्टिंग एंड जो फ्लड को रोकने के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे उनको डिजाइन कर सकते हैं। पॉल्यूशन बोर्ड के साथ वर्क कर सकते हैं, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ वर्क कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उससे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर्स डिजाइन कर सकते हैं आप। एयरपोर्ट्स डिजाइन कर सकते हैं आप। रेट्रोफिटिंग का वर्क कर सकते हैं कि जहाँ पर बिल्डिंग्स की मरम्मत होनी है वहां पर आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। हम उनमें से किसी एक ऑप्शन का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे।
मैंने इसके लिए लिया हुआ है फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, कि हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसको यूनिट को हमें यदि लगाना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे, तो वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप। So first we will discuss what the fly ash is. Fly ash क्या होती है? So थर्मल पावर प्लांट्स में हीट प्रोडक्शन के लिए हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, पुल्वराइज्ड कोल और पाउडर्ड कोल का। जब वो कोल, वही कोल आपका बाय प्रोडक्ट में पोज़ोलाना ऐश आपको प्रोवाइड करता है, या वेस्ट मटेरियल, एज अ वेस्ट मटेरियल आपको जो ऐश मिलती है वही आपकी फ्लाई ऐश होती है। उस फ्लाई ऐश की में सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड आयरन ऑक्साइड्स की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। जब वो वाटर से मिलती है तो वो पाउडर्ड फॉर्म से हार्ड सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम फ्लाई ऐश को डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, एज अ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में मिक्स करके हम उसको यूज करते हैं। यदि हम पोर्टलैंड सीमेंट में मिक्स करते हैं तो उससे उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं। तो इस तरीके की फ्लाई ऐश के हम डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में यूज कर सकते हैं। उन्हीं में से एक आपका फ्लाई ऐश का एप्लीकेशन है फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने में, जो हम इस पीपीटी में डिस्कस करेंगे। So there are different applications of fly ash. We can use fly ash as polymer composites as substitute for wood. कई जगह पर हम वुड के सब्स्टिट्यूट में पॉलीमर कंपोजिट्स, फ्लाई ऐश के पॉलीमर कंपोजिट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि डोर शटर्स, फ्लोरिंग टाइल, पार्टीशन पैनल्स बनाने में, सीलिंग वॉल बनाने में, पैनल्स बनाने में, एक्सेट्रा। ये टेक्नोलॉजी भोपाल की रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में डेवलप किया गया है। फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट, हम सीमेंट में भी कुछ क्वांटिटी को फ्लाई ऐश के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। इससे उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएंगे, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सीमेंट की प्रॉपर्टी हमारी एनहेंस हो जाएगी। पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स में इसका यूज करते हैं। कई जगह पर जहाँ पर पीसीसी एज अ रोड कंस्ट्रक्शन में एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है, वहां पर हम फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट का यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक भी होगा क्योंकि हमने सीमेंट की क्वांटिटी को कम कर दिया है, या प्लेस सब्स्टिट्यूट हमने फ्लाई ऐश को ले लिया है। इसके अलावा फ्लाई ऐश ब्रिक्स बना सकते हैं हम। ये जो टेक्नोलॉजी ये डेवलप की है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में। यहाँ पर फ्लाई ऐश का यूज करके ब्रिक्स बनाए गए, जिसमें 40 to 70% फ्लाई ऐश आपकी यूटिलाइज की गई। इसके अलावा स्टोन डस्ट, रिवर सैंड और वाटर का भी यूज किया गया। इसके अलावा भी कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे जिप्सम एंड लाइम, वो हम आगे देखेंगे जब हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख रहे होंगे। फ्लाई ऐश इन डिस्टेम्पर, इन डिस्टेम्पर भी हम फ्लाई ऐश को यूज कर सकते हैं। सो फिर से हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स पर आते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक में जो मेजर परसेंटेज है वो फ्लाई ऐश का होगा। इसके अलावा इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें लाइम, जिप्सम, यदि आपके पास लाइम एंड जिप्सम अवेलेबल नहीं है तो हम सीमेंट का यूज करते हैं। स्टोन डस्ट एंड सैंड, स्टोन डस्ट अवेलेबल है तो स्टोन डस्ट का, अदरवाइज रिवर सैंड का भी हम यूज कर सकते हैं। एक प्रोपोर्शन होगा, उस प्रोपोर्शन में हम इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और उससे हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक्स मैन्युफैक्चर होगी। So, fly ash lime bricks are chemically bonded bricks manufactured by utilizing 80 to
2% of fly ash, which is major waste byproduct of pulverized coal fired in thermal power plant. ये एक वेस्ट फ्लाई एश जो है आपका वो वेस्ट मटेरियल, और यदि वेस्ट मटेरियल को आप 80 to 82% आप यूज कर सकते हैं ब्रिक्स में, तो इससे काफी सारे जो है पॉल्यूशन जो है आपका वो उसको आप कम कर सकते हो। तो ये आपका इको फ्रेंडली भी होगा और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा। दूसरी चीज, जब फ्लाई एश ब्रिक्स बनाते हैं तो हमारा जो वेस्टेज मटेरियल आता है वो होता है 0%। तो आपका जो वेस्टेज है वो भी आपका 0% है, मतलब फुल्ली जो भी आपके मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स आपको फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लाई एश ब्रिक्स ये स्टैंडर्ड साइज है फ्लाई एश ब्रिक्स का 230 mm इंटू 110 mm इंटू 75 mm। इंचेस में यदि हम लें तो 9 इंचेस इंटू 4 इंचेस इंटू 3 इंचेस, ये इसका स्टैंडर्ड साइज होता है। इसके अलावा भी कई साइजेस में ये ब्रिक अवेलेबल होती है। मोस्टली इसका जो वेट है वो 2.6 to 3.2 kg के आसपास होता है। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 12% तक है मैक्सिमम, तो वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। तो जो इफ्लोरेसेंस है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स काफी कम आएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज काफी क्ले ब्रिक से काफी ज्यादा एनहेंस्ड होती हैं। फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपको फायर की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, तो ये एनर्जी सेविंग भी होगी। फ्लाई एश ब्रिक्स है साउंड इंसुलेटर का वर्क करती है, साउंड इंसुलेशन आपको प्रोवाइड करेंगी। फ्लाई एश बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इट मीन्स कि ये टोटल जो कॉस्ट है ब्रिक की वो भी कम करेगा। वेस्ट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हम, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इट विल बी इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सेकेंड चीज, क्ले ब्रिक्स के कंपैरिजन में ये हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैंने बताया कि वाटर एब्जॉर्प्शन काफी कम होता है, 12%, 12%, तो ये डैम्प रेजिस्टेंट भी होगा, ई फ्लोरोसेंस की प्रोसेस इस पे नहीं होगी। फिर वाटर रेजिस्टेंट है तो ऑब्वियसली पेस्ट रेजिस्टेंट भी होगा, दीमक वगैरह लगने के चांसेस काफी कम होंगे। स्ट्रेंथ ज्यादा है, डेंसनेस कम है, वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो कम है, तो इसकी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग होगी। काफी साउंड होती है ये ब्रिक, फायर रेजिस्टेंट होती है। एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स होते हैं, डैम्प रेजिस्टेंट होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो ब्रिक्स हैं इसकी यूनिफॉर्मिटी एज कम्पेयर टू क्ले ब्रिक्स बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से आपको जो टोटल प्लास्टरिंग वर्क है वो आपको बहुत कम करना पड़ेगा। तो ये अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी क्या करेगा, कम कर देगा। इस टेबल में फ्लाई एश ब्रिक और क्ले ब्रिक्स के फीचर्स के बारे में हमने कंपैरिजन किया हुआ है। फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि कलर इसका यूनिफॉर्म होगा, जो कि क्ले ब्रिक्स में आप यूनिफॉर्म कलर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेकंड चीज, शेप काफी यूनिफॉर्म होता है, जो फिनिश होती है, सरफेस होते हैं वो काफी स्मूथ होते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टरिंग वर्क जो है आपका काफी कम हो जाएगा। वहीं पर क्ले ब्रिक्स अनइवन शेप में होते हैं, डेंस कंपोजिशन, इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है फ्लाई एश ब्रिक्स की एज कम्पेयर टू क्ले ब्रिक्स। फिर मैंने बताया वाटर एब्जॉर्प्शन 12% होता है, वहीं पर क्ले ब्रिक्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन वो 20 to 25% होता है। वेस्ट प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं तो फ्लाई एश ब्रिक्स आपकी लेस कॉस्टली होंगी एज कम्पेयर टू क्ले ब्रिक्स। फिर क्ले ब्रिक्स जो है उसके लिए आपको टॉप सॉइल का यूज करना होता है, टॉप मोस्ट जो लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की वो आप यूज करते हो। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि टॉप मोस्ट जो लेयर है वो जिस पर आप एग्रीकल्चरल पर्पज से यूज कर सकते थे, वहां पर वो आप एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं जो अर्थ है उसको क्या बनाती है, इनफर्टाइल। सो यदि हम फ्लाई एश ब्रिक्स पर जाते हैं तो वहां पर वेस्ट मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो सॉइल की जो क्वांटिटी है यूज की वो कम हो जाती है। तो ये जो
अब उस सॉइल का आप यूज किस में कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पजेस में। तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा और इको फ्रेंडली भी होगा। फिर सॉइल आप कम यूज करोगे तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन के भी चांसेस कम होंगे। जो आसपास का एरिया होगा वहां पर वाटर जो है उसकी प्योरिटी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि आपने जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की वो यूज ही नहीं की है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम है, जैसा मैंने बताया साउंड इंसुलेटर होता है, हीट इंसुलेटर होता है। वेट इसका काफी कम है, 2.6 kg टू 3.2 kg। वहीं पर आपकी जो क्ले ब्रिक्स हैं वो थोड़ी हैवियर होती हैं। कुछ स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है 9 इंच इंटू 4 इंच इंटू 3 इंच। इसके अलावा भी मैंने बताया था आपको, इसके अलावा भी आपके कुछ ब्रिक के साइजेस हैं जिसमें ब्रिक आपकी अवेलेबल हो सकती है। 230 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm, इट मीन्स 9 इंचेस इंटू 4 इंचेस इंटू 4 इंचेस। 6 इंचेस की ब्रिक्स भी हो सकती है, 9 इंचेस इंटू 6 इंचेस इंटू 4 इंचेस। वाटर एब्जॉर्प्शन 8 to 12%, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 75 to 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डेंसिटी 1700 kg पर मीटर क्यूब। वेट मैंने बताया 2.6 से 3.2 kg तक, थोड़ा सा वेरी कर रहा है, 2.75 to 3 kg। अप्रोक्सीमेट है। लोड बेयरिंग कैपेसिटी इट इज मोर देन 25% एज कंपेयर टू क्ले ब्रिक्स। कॉम्पोजिशन में आपको लगेगा स्टोन डस्ट या रिवर सैंड, फ्लाई ऐश, ऑब्वियसली फ्लाई ऐश आपका मेन कंपोनेंट होगा, लाइम एंड जिप्सम। यदि आपके पास जिप्सम नहीं है, लाइम नहीं है, तो आप सीमेंट का भी यूज कर सकते हैं, बट सीमेंट कॉस्टली होता है तो हम कोशिश करते हैं कि जिप्सम और लाइम का ही यूज करें। ठीक है, ब्रिक कलर ग्रे और डार्क ग्रे। ई फ्लोरोसेंस, वाटर एब्जॉर्प्शन काफी कम है तो ई फ्लोरोसेंस नील होगा। मार्केट डिमांड एंड पोटेंशियल। इंडिया में लगभग हर साल 180 बिलियन टन ब्रिक्स यूज होती है। अब 180 बिलियन टन ब्रिक्स को बनाने के लिए हमें जो सॉइल लगेगा या क्ले लगेगा वो लगेगा 340 बिलियन टन्स। अप्रोक्सीमेटली 5000 एकर्स ऑफ टॉप सॉइल। इसका मतलब है 5000 एकर्स जो है वो आपके इनफर्टाइल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है कि वैसे ही फर्टिलाइजर्स की यूज की वजह से हमारी जो लैंड है वो इनफर्टाइल होती जा रही है, राइट। और यदि हम क्ले टॉप मोस्ट लेयर या क्ले का यूज करेंगे तो उससे वो और जल्दी इनफर्टाइल होगी। तो यहाँ पर आपकी क्या डिमांड आ जाती है कि आप क्ले की जगह किसी और मटेरियल को यूज करें। तो हमारे पास ऑप्शन है फ्लाई ऐश। ओके, नेक्स्ट चीज, फ्लाई ऐश जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस भी कर रहा है, राइट, कम नहीं कर रहा। तो हम क्ले को रिप्लेस कर सकते हैं फ्लाई ऐश से। ठीक है, फिर फ्लाई ऐश हमारा जो है वो एक वेस्ट मटेरियल है तो उसकी जो कॉस्ट है वो काफी कम होगी। ओके, सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होगी। यदि आप थर्मल पावर प्लांट के नियर ही बनाते हैं तो वहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, फिर गवर्नमेंट 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड करने की जो एम्बिशन रखती है, तो उसके हिसाब से फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है उसकी डिमांड आने वाले ईयर्स में काफी ज्यादा इंक्रीज ही होनी है, कम नहीं होनी। सो फ्लाई ऐश ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ मिक्स प्रोपोर्शंस होंगे, वो हम देख लेते हैं। यदि हम स्लज लाइम का यूज करते हैं तब जो प्रोपोर्शंस होंगे वो इस तरीके से हैं। फ्लाई ऐश 55 to 60% लगेगा आपको। सैंड, रिवर सैंड या फिर स्टोन डस्ट जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो 20 to 25% होगी। स्लज लाइम 15 to 22%, जिप्सम 5%। ओके, स्लज लाइम वेस्ट मटेरियल होता है जिसकी कॉस्ट हाइड्रेटेड लाइम से कम होती है। तो यदि आपके पास स्लज लाइम अवेलेबल है तो आप स्लज लाइम का यूज करेंगे। यदि स्लज लाइम अवेलेबल नहीं है तब आप इसका यूज करेंगे हाइड्रेटेड लाइम का। तब थोड़े से प्रोपोर्शंस में चेंज आ जाएंगे। हाइड्रेटेड लाइम, वहां पर हमने स्लज लाइम लिया
टू 22%, यहाँ पर हम हाइड्रेटेड लाइम लेंगे 9 to 12%, जिप्सम 5%, रिवर सैंडस्टोन डस्ट 18 to 27%। हमने जो लाइम है उसकी क्वांटिटी कम कर दी है, ठीक है। हाइड्रेटेड लाइम थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप वो लाइम यूज कर सकते हैं, स्लज लाइम और हाइड्रेटेड लाइम। यदि आपके पास जिप्सम अवेलेबल नहीं है और लाइम भी अवेलेबल नहीं है तो आप वहां पर सीमेंट का यूज कर सकते हैं, बट सीमेंट का यूज हम इसलिए नहीं करते क्योंकि सीमेंट जो है वो काफी कॉस्टली होता है। ओके, तो सीमेंट यदि हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोपोर्शन, मिक्स प्रोपोर्शन है वो चेंज हो जाएंगे। फ्लाई ऐश हो जाएगा 50 to 60%, रिवर सैंड और स्टोन डस्ट 30 to 40%, सीमेंट 8 to 12%। सो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, फ्लाई ऐश जैसा मैंने बताया आपको थर्मल पावर प्लांट से मिलेगा आपको, जिप्सम एंड लाइम केमिकल प्लांट से मिलेंगे, स्टोन डस्ट स्टोन क्रशर प्लांट्स होते हैं वहां से आपको स्टोन डस्ट मिल सकती है, वो अवेलेबल नहीं है तो रिवर सैंड का यूज कर सकते हैं, सैंड डीलर्स वगैरह होते हैं वहां से आपको रिवर सैंड मिलेगा। सीमेंट डीलर्स या फिर मैन्युफैक्चरर जो होंगे वहां से आपको वहां से आप सीमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ब्रिक्स को बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस होगी? तो फर्स्ट जो भी मटेरियल्स हैं आपके रॉ मटेरियल्स, फ्लाई ऐश, स्टोन डस्ट या रिवर सैंड, लाइम एंड जिप्सम, फर्स्ट आप उनको कलेक्ट करेंगे और फिर उसको एक मिक्सर में मिक्स किया जाएगा। मिक्सिंग होने के बाद उसे प्रेसिंग मशीन के थ्रू प्रेस करेंगे और उसके बाद जब आपके ब्रिक्स जो हैं वो मोल्ड से आपके बाहर आएंगे उसके बाद उसकी हम क्यूरिंग करेंगे, ठीक है। इसको ही हम समझ लेते हैं। एक हाई कैपेसिटी का प्लांट है जिसमें 30,000 फ्लाई ऐश ब्रिक्स पर डे बनती हैं, कंसीडरिंग 300 वर्किंग डेज, 300 दिन काम होता है तो लगभग 90 lakhs ब्रिक्स आपकी पर ईयर बनकर तैयार होंगी। तो सबसे पहले जो लाइम है फाइनली ग्राउंड काफी पुल्वराइज्ड कर लिया जाता है या पाउडर्ड फॉर्म में कर लिया जाता है बॉल मिल में। उसके बाद फ्लाई ऐश जो पुल्वराइज्ड फॉर्म में होगी एंड सैंड, ये सारे के सारे डबल रोल पैडल मिक्सर में जाएंगे, यू शाफ्ट मिक्सर बोल सकते हो आप इसको, वहां से ये फीडर में जाएंगे। वहां पर इसमें 4% वाटर ऐड होगा, वाटर के साथ इसकी मिक्सिंग होगी एंड आफ्टर दैट जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये हॉपर में जाएगा। हॉपर से ये इसकी प्रोसेस को आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगा मशीनरी के थ्रू, ठीक है। हॉपर में जाएगा, हॉपर से ये प्रेशिंग जो प्लेटफॉर्म होगा वहां पर जाएगा जहां पर हाई प्रेशर की वजह से ये प्रेशराइज्ड होगा मोल्ड में और ब्रिक का शेप लेगा। इसके बाद इसकी क्योरिंग के लिए हम बाहर सेंड कर देते हैं। दिया हुआ है जो मोल्ड है, मोल्ड में प्रेस होगा, प्रेशराइज्ड एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें प्रेशर के थ्रू जो आपका मटेरियल है उसको प्रेस किया जाता है, मिक्स्ड मटेरियल को, ठीक है। उसके बाद एक दिन दिया जाता है, सन ड्राइड या एयर ड्राइड किया जाता है, उसके बाद उसकी क्योरिंग की जाती है। इस प्रोसेस को मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ।